तो देखो, बात कर रहे हैं हम हमारे पास नेशनलिज्म इन इंडिया। आपका जो चैप्टर है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो आपके पास है मॉडर्न नेशनलिज्म आपके पास जो हमारे पास है वो कैसे हुआ। दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। आपके पास कॉलोनियल रूल जब हमारे पास में था, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है? जब कोई फॉरेन पावर आप पे रूल कर रहा है। कॉलोनियल रूल मतलब कोई फॉरेन पावर आप पे रूल कर रहा है। तो इंडिया पे जब आपके पास ब्रिटिशर्स की हुकूमत आई, इनिशियली उनको लगा नहीं, इंडियंस को कोई ज्यादा खास फील नहीं हुआ। पर जैसे जैसे आपके पास में ये जो रूल था, आपको ये धीरे धीरे आपको जो है वो बर्डन करने लग गया, धीरे धीरे आपको आपके अधिकार आपसे छीनने लग गया। तब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लगा कि हमें जो है वो इस कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट फाइट करने की जरूरत है। मतलब कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट करने की जरूरत है। तो इसके अगेंस्ट जो आपके पास में फाइटिंग स्टार्ट हुई, दैट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी वायरस कहते हैं ना, जो वायरस के अगेंस्ट, तो एंटी कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट था कि हमें कॉलोनियल रूल नहीं चाहिए। दिस एक्चुअली लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसी से जो है वो लोगों के अंदर आपके पास में अपने देश के लिए फीलिंग्स, अपने देश के लिए जिम्मेदारी, जिसे हम पैट्रियोटिज्म भी कहते हैं, वो फीलिंग जो है वो आपके पास में आने लगी ना। पेट्रियोटिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। पेट्रियोटिज्म होता है कि भाई देश के लिए मर मिटना, जहां आप मरने से पहले ना सोचो। नेशनलिज्म इज अपने देश को इंडिपेंडेंट, लिबरल और जितना ज्यादा ऊंचा ले जा सको उसके लिए काम करना। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों है? तो लोगों ने जो है वो इस चीज को समझना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे उन्होंने समझना स्टार्ट किया वो यूनाइट होने लग गए, वो एकजुट होने लग गए। एंड दे स्टार्टेड टू स्ट्रगल टुगेदर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, अगेंस्ट कॉलोनिज्म आपके पास, जिसमें कई सारे पर्सन थे आपके पास, एमिनेंट पर्सन जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। कांग्रेस उस वक्त एक पार्टी थी, इंडियन पार्टी, जो बहुत एमिनेंट उठ के सामने आई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने कोशिश करी कि हर एक कास्ट, ग्रुप, क्लास या ग्रुप के लोगों को एक साथ लाया जा सके, क्योंकि जो हमारा भारत है इसमें हमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन्स के बेसिस पे, रीजन एरिया के बेसिस पे, आपको क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो बहुत आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली जो दिक्कत हमें फेस करने को मिली वो यही थी कि हमारे यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो इसमें महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने कोशिश करी कि सबको यूनाइट किया जा सके, सभी क्लास के लोगों को, सभी ग्रुप्स के लोगों को किसी भी तरीके से एकजुट किया जा सके। अब सबसे पहला जो आपके पास में नींव बोलो जो नेशनलिज्म में था, जिसके कारण आपके पास में नेशनलिज्म या अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का एक एक सोर्स मिला, वो था आपके पास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके पास में एक लंबी वॉर थी जो कि 1914 से लेके 1918 तक चली। कब से? यस, यस, 1914 से 1918 तक आपके पास में ये वॉर चली। अब इस वॉर के कारण एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आपके पास में सिचुएशन क्रिएट हो गई, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग जो कंट्रीज आपके पास इनमें इन्वॉल्व थे, सबका जो है वो हालत आपके पास में बिगड़ने लग गई थी। और साथ ही उस टाइम पे आपके पास में एपिडेमिक भी आ गया आपके पास, जिस कारण से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी। क्यों, कैसे, इसको समझो। देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी आपके पास में, ये 1914 से लेके 1918 तक चली यूरोप में। कहाँ चली? यूरोप में। अब सवाल आता है, हम तो यूरोप का हिस्सा ही नहीं है। हम यूरोप का हिस्सा नहीं है, पर हम ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉलोनी है। इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर आपके पास। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर हमें उस वर्ल्ड वॉर में तो अपने आप ही लेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसको सोल्जर्स चाहिए सबसे पहली चीज।
उसको जो है वो सैनिक चाहिए, उसको हथियार चाहिए, अपने सैनिकों की भूख को करने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए, मतलब रिसोर्सेज का भी सप्लाई चाहिए। इस कारण से इंडिया में एक सीवियर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। क्यों? रीजन समझो इसके। इसके रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन आता है आपके पास में डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज आपके पास में, मतलब जो आपका आर्मी है, आर्मी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लड़ाई चल रही है, सैनिक लड़ाई में जा रहे हैं, गोला बारूद लड़ाई में जा रहा है, तो उनके लिए खाने पीने का, उनकी बेसिक एम्यूनिटीज का, और साथ ही गोला बारूद एम्यूनिशन का भी आपके पास में खर्चा है। तो आपका जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, मतलब आपका जो आर्मी का खर्चा है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस खर्चे को मीट करने के लिए अब सरकार के पास कहां से पैसे आते हैं? सरकार के पास पैसे आते हैं टैक्सेस से। कहां से आते हैं? टैक्सेस से। तो इसको मीट करने के लिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया। कस्टम ड्यूटी, भाई हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार वाली कंपनी थी, तो उन्होंने व्यापार अपना ओवरसीज व्यापार स्टार्ट किया। अब जब आप ओवरसीज व्यापार करते हैं, आप दिल्ली से कुछ हरियाणा में बेचो या हरियाणा से कुछ लाके दिल्ली में बेचो, तो आपको उस पर एक टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब आप ओवरसीज से लेके आ रहे हैं तब भी आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, या ले जा रहे हैं बेचने के लिए तब भी एक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैट टैक्स वाज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। क्या कहा गया? कस्टम ड्यूटी। उससे पहले कस्टम ड्यूटीज नहीं था आपके पास में, पर अब सरकार को अपना खर्चा चलाना है तो इन्होंने कस्टम ड्यूटीज लगाए, और साथ ही इनकम टैक्स जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले इनकम टैक्स नहीं था। पर बात अगर यही होती तो रुक जाता, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको था कि भाई हमें जो ये जितना भी हमारा वॉर एक्सपेंडिचर है, इस वॉर एक्सपेंडिचर को हमें आपसे लेना है। इसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस तो किया, इसके साथ ही इसको बहुत ज्यादा बढ़ा भी दिया। उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसे कहते हैं लगान बोलते हैं, कर बोलते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा भी दिया, जिस कारण से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब अगर आपके पास टैक्सेस वगैरह बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी आमदनी घट रही है, तो ऑब्वियसली आमदनी कम है तो महंगाई भी ज्यादा होगी आपके पास, जिस कारण से जो आपके नॉर्मल फूड ग्रेन्स के प्राइसेस है वो प्राइसेस बढ़ने लग गए। और ऐसा नहीं है कि भाई 10 रुपए 20 रुपए, दे ऑलमोस्ट डबल्ड इन 4 to 5 years आपके पास में। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वन इंक्रीज्ड and doubled between 1913 एंड 1918। मतलब 5 साल में कीमतें डबल हो गई। 5 साल में कीमतें डबल हो गई। कोई चीज अगर 100 रुपए की मिल रही है तो अब वो 200 की मिल रही है आपके पास। इसके साथ ही जो विलेजर्स थे उनको फोर्सफुली, गांव वालों को फोर्सफुली कहा जाता था कि उनको अपने गांव से या हर घर से एक बंदा जो है वो आर्मी में सैनिक के लिए भेजना पड़ेगा। Villagers were recruited forcefully in army। अब विलेजेस को, जो गांव वाले थे, उनको फोर्स किया जा रहा है कि भाई तुम्हें जो है वो हमारे लिए लड़ना ही पड़ेगा। अब उसमें वो शहीद भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। वो वेल ट्रेंड है या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं लड़ना या नहीं चाहते, उसे कोई मतलब नहीं है। बस उनको फोर्स किया गया कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये तो थी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, विलेजेस को फोर्स किया गया कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा बंदों को सप्लाई करो आर्मी के लिए, जिस कारण से डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। इस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया।
और इन सब के कारण आपके पास जो बेसिक आपके पास रिसोर्स है लाइक फूड ग्रेन्स वगैरह है, इनकी कीमत ऑलमोस्ट डबल हो जाती है आपके पास 5 साल के अंदर। आई बात समझ में? हाँ या ना? सो हम पॉइंट्स में अगर याद कर रखे हैं आपके पास में, तो आपको मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि भाई टैक्सेस बढ़ते हैं। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है महंगाई, दैट इज प्राइस आपके पास में बहुत ज्यादा हो जाता है आपके पास में। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता है, विलेजर्स को जो है वो फोर्सफुली ब्रिटिश आर्मी रिक्रूट करती है और उनको ओवरसीज लेके जाती है, जिससे कि जो गांव के हैं, ऑब्वियसली विलेज वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान थे और इनके खिलाफ थे। इसके साथ ही सोने पे सुहागा काम हुआ, क्रॉप फेलियर। क्या हुआ आपके पास में? क्रॉप फेलियर आपके पास में। वॉर के बाद 1918 से 1990 और 20 से 21 के बीच में बहुत दिक्कतें जो है वो इंडियंस को फेस करनी पड़ी। दैट इज आफ्टर वॉर जो इंडियंस की सिचुएशन थी, वो सिचुएशन क्या थी आपके पास? अगर हम आफ्टर वॉर की सिचुएशन की बात करें, आफ्टर वॉर, तो भाई इंडियन इंडस्ट्रीज वर डीलिंग विद हेवी लॉसेस। फेस्ड हेवी लॉसेस। क्यों? भाई कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा होगा, तो इस कारण से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट क्या, आपको लॉस हो रहा है कि आपका सामान जो है वो जितना उसका चार्ज है उतने में वो बिक ही नहीं पा रहा। आप 100 रुपए में बेच रहे थे पर आप 50 रुपए आप कस्टम ड्यूटी दे रहे हो, तो आपको कहाँ फायदा हो रहा है? आपको नुकसान हो रहा है कि भाई मेरा सामान बनने में 70 रुपए लगे थे, मैं उसको 100 रुपए में बेच रहा था तो मेरे को 30 रुपए का फायदा था, पर अब अगर मुझे उसको 50 में बेचना पड़े तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान है। तो इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा लॉस हुआ आपके पास में। People suffered acute shortage of food. People suffered acute shortage of food. ऑब्वियसली अब अगर कीमत बढ़ रही है तो सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा। जब अगर सप्लाई कम हो रहा है आपके पास में, तो लोगों को जो है वो सफर करना पड़ रहा है, उनके पास में अभी फूड ही नहीं है खाने के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, भी खाना ही अवेलेबल नहीं है आपके पास में। तो देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसके साथ ही आपके पास एपिडेमिक आ गया, दैट इज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, महामारी। क्या आ गया आपके पास में? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आपके पास में यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एक महामारी की सिचुएशन। हैजा बोलते हैं जिसको हिंदी में, एक वहां हैजा महामारी की जो है वो आपके पास में सिचुएशन आ जाती है, जिस कारण से लोग बड़े परेशान थे। ठीक है, ये ये आपके पास में फेमाइन आया था, जो आपके पास इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है, ये आपके पास में आया था 1921 के सेंसस में। हमने देखा है कि इसमें लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। कितने? 12 से 13 मिलियन जो है वो लोग आपके पास में ऑलमोस्ट मर गए थे। तो लोगों की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो रखी है। तो लोग जो है वो आपके पास में इकोनॉमिकली भी परेशान है और पॉलिटिकली भी परेशान है। क्यों? भाई अगर हमारे पास कोई पेंडेमिक आया, एपिडेमिक आया, तो सरकार का काम है सरकार हमारे लिए काम करे, सरकार सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे। पर हमारी सरकार क्या कर रही है भाई? टैक्सेस बढ़ाती जा रही है, इनकम टैक्स ले आई है, कस्टम ड्यूटी ले आई है, मतलब जो इनकम ऑलरेडी हमारे पास में कम पड़ रही है वो भी और कम पड़ रही है अब आपके पास। तो अब लोगों के मन में एक आक्रोश था, लोगों के मन में क्या था? एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, जिसने कि इस बगावत को या नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज किया। और यहाँ पे एमिनेंट लीडरशिप का काम किया महात्मा गांधी जी ने, जो कि इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में। कब आए थे? यस, जनवरी 1915 में वो अफ्रीका से वापिस आए, जहाँ पे उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया था। उस आंदोलन के रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने वही आंदोलन यहाँ पे भी करना स्टार्ट कर दिया। तो गांधी जी लेके आए अपने साथ में आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या आया आपके पास में? दैट आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
सत्याग्रह क्या, आपके तीन प्रिंसिपल्स हैं आपके पास में। सबसे पहला कहता है नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा, भाई हम हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा कहता है ट्रुथ, सच, हम सच को फॉलो करेंगे आपके पास। एंड सोल फोर्स, कहते हैं आप तभी जो है वो किसी भी चीज में सुधार कर सकते हो जब आप खुद से इनसाइट से ऑब्जेक्टिव के साथ में आप काम करोगे, तभी आप उसमें जो है वो सुधार कर सकते हो। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जो कि एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था। क्या था आपके पास में? प्रोटेस्ट मूवमेंट। जिसको कहा गया सत्याग्रह। What was satyagraha? This was Gandhiji's method of movement and protest based on truth and non-violence। क्या हुआ? नथुराम गौडसे जी ने गोली मारी थी। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वॉज नोन एज सत्याग्रह। समझ में आ गई बात? अगर आपके पास सवाल आता है सत्याग्रह क्या है, तो आपको यही चीज लिखनी है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी कहते हैं कि भाई तुम हिंसा मत करो, नॉन वायलेंस के पाथ पे चलो, और तुम उनसे जो है वो पूछो कि भाई ऐसा तुम अगर टैक्सेस बढ़ा रहे हो तो क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हारे वहां पे लड़ाई हुई, तुमने फोर्सफुली, हमने उस लड़ाई में एक हिस्सा बनाया, पर उसमें हमारा तो कोई नुकसान, हमारा तो कोई गलती नहीं है ना, तो नुकसान हम क्यों भुगते? एंड दिस पीसफुल प्रोटेस्ट वाज नोन एज सत्याग्रह आपके पास में। तो ये जो सत्याग्रह आपके पास में, ये एम्फसाइज करता है कि भाई सच से ऊपर कुछ भी नहीं है। दिस सेज दैट पावर ऑफ ट्रूथ इज द एमिनेंट पावर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। गांधी जी का मानना था कि आपको जो है वो एक सत्याग्रही की तरह बिना किसी नॉन वायलेंस के काम करना चाहिए, और अपनी जो आवाज है उसको बुलंद करके आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नॉन वायलेंट फॉर्म से आप किसी भी तरह की लड़ाई को जीत सकते। और ऐसा नहीं है गांधी जी ने सिर्फ एक सत्याग्रह किया, गांधी जी ने जो है वो कई सारे सत्याग्रह किए थे। जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हैं आपके पास में, दैट वाज 1917 में गांधी जी गए चंपारण। कहाँ पहुंचे? चंपारण, जो कि चीज बिहार में है। कहाँ पे आपके पास में? बिहार। अब उस वक्त बिहार में चल रहा था एक प्लांटेशन सिस्टम आपके पास, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैसिव प्लांटेशन सिस्टम। पैसिव प्लांटेशन सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था आपके पास में कि ब्रिटिश सरकार ने फोर्सफुली किसानों को कहा कि तुम्हें इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। किसकी? इंडिगो की खेती। कहते हैं हर एक किसान को अपनी 25% जमीन पे इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। इंडिगो, नील, क्योंकि उस वक्त जब आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, गारमेंट्स बन रहे हैं आपके पास में, तो डाई के लिए आपके पास में होता था नील। उजाला, उजाला सुना है ना? उजाला, नील व्हाइट कपड़े में डालते ना ताकि वो चमके थोड़ा सा, उसमें होता क्या, हल्का ब्लूइश कलर आ जाता है आपके पास में। तो आपके पास उस वक्त डाइंग एजेंट होता था नील, इंडिगो। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो को एक तो चाहिए सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड, दूसरा जब आप इंडिगो की खेती करते हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत लेबर लगता है, तीसरा इंडिगो जो है वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिस कारण से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत खराब हो जाती है, और उस सॉइल में आप कुछ और नहीं उगा सकते। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया? ब्रिटिशर ने कहा हर किसान अपनी जमीन के 25% हिस्से पे इंडिगो की खेती करेगा, और वो 25% कौन सा होता था? सबसे उपजाऊ हिस्सा होता था। अब उसने इंडिगो की खेती कर दी, अगले साल वो उस पर कुछ उगा नहीं सकता क्योंकि सॉइल खराब हो गई आपकी। उसको वेट करना पड़ेगा उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए, फिर वो उसमें कुछ उगा सकता है।
अब अगर उसके बाद भी आप इंडिगो की पूरी कीमत दे दो किसान को, तो किसान फिर भी सस्टेन कर ले। पर जो ब्रिटिशर्स थे वो बाहर मार्केट में उस इंडिगो को बेचते थे बहुत हाई प्राइस पे, मान लो 5,000 की, पर किसान को देंगे सिर्फ 50 रुपए, और उस पर तुम्हें टैक्स भी पे करने हैं। और अगर तुमने खेती नहीं करी तो तुम्हारी जमीन हड़प भी ली जाएगी आप। तो ऐसे आपके पास हार्श रूल्स थे वहां पे, जिस कारण से चंपारण के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, वो बहुत दुखी थे। और वो आए भी गांधी जी के पास में, और उन्होंने जो है उनको जो ऑपरेसिव आपके पास में प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए मोटिवेट करा। समझ में नहीं बात? So गांधी जी इंस्पायर्ड द स्ट्रगल ऑफ इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स या पीजेंट्स आपके पास। ऐसे ही एक आपके पास इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, यहाँ पे भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। जो पीजेंट्स है आपके पास में वो परेशान थे, फार्मर्स आपके पास में परेशान थे। क्यों? ड्यू टू एपिडेमिक, महामारी के कारण। इसके कारण उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, आपके पास में जो है वो अनाज आपके पास एमिनेंट क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल नहीं है। एंड क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर मतलब आपका जो फसल है उसका नुकसान हो गया। किस कारण से? हो सकता है पानी टाइम पे ना मिले, या कोई लोकास्ट, कोई कीड़े की बीमारी लग गई हो आपके पास में। इस कारण से आपके पास ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पर उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार है वो कहती है भाई तुम्हें टैक्स तो पे करना पड़ेगा, सिचुएशन चाहे कुछ भी रहे, तुम्हें टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। इवन एट प्लेसेस टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया एपिडेमिक के नाम पे, कि भाई महामारी आई है तो सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, तो एपिडेमिक के नाम पे जो है वो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो गांधी जी वहां पहुंचे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने जो है वो वहां के पीजेंट्स को भी सपोर्ट किया कि यू शुड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, यू शुड फाइट अगेंस्ट दिस ऑप्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। वहीं पे 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में एक सत्याग्रह मूवमेंट किया आपके पास में, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए। जो वर्कर्स कॉटन मिल में काम कर रहे थे उनका वर्कर्स का कहना था कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो आपके पास में अच्छी नहीं, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, हाइजीन कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास में। वो कहते भी हमें तो जिन कंडीशंस में रखा जाता है तो दोस आर नॉट वर्थ लिविंग कंडीशंस आपके पास। एंड फिर वेजेस भी हमारी अच्छी नहीं है आपके पास में, तो भाई तुम्हें हमें वेजेस भी अच्छी दी जानी चाहिए। तो ये आपके पास में इम्पोर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट है जो किसने करवाए? गांधी जी ने। किसने करवाए भाई? गांधी जी ने। आपको ये मूवमेंट याद होने चाहिए। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉलेट एक्ट से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रॉलेट एक्ट से शुरुआत करेंगे, जो गांधी जी के आपके पास में उस प्रोमिनेंट मेथड्स में काउंट होते हैं आपके पास में। तो व्हाट इज सत्याग्रह? महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए, कब आए थे? जनवरी 1915 में। कब आए थे? जनवरी 1915 में। तो वो अपने साथ एक यूनिक मेथड लाए जिसे कहते हैं हम सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक मेथड था मास एगिटेशन का, मतलब जिससे कि आप लोगों को यूनाइट कर सकते हैं और आप फाइट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आप उसके
अगेंस्ट आपके पास। इसके दो एमिनेंट पिलर्स थे, देयर वर टू मेन पिलर्स थे, क्या है आपके पास में अभी भी दो मिनिमम पिलर्स है आपके पास। कहता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कहता है हमें दो ही रास्तों पे चलना है, एक तो सच के रास्तों पे और दूसरा नॉन वायलेंस, हमें हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी का मानना था कि किसी भी तरह का इंजस्टिस आपके पास अगर हो रहा है तो आप फिजिकल फोर्स से, मतलब आप लड़ाई झगड़े से, दंगे फसाद से आप उसमें रिजल्ट नहीं पा सकते। पर अगर आप नॉन वायलेंट फॉर्म से करेंगे, आप अपने सच के साथ चलेंगे, आप अपने कॉन्साइंस का यूज करते हुए चलेंगे, तो उससे जो आप ऑपरेसर को एहसास दिला पाएंगे कि वो कितना गलत कर रहा। समझ में आई? जिसमें कि उन्होंने कई सारे आपके पास में मूवमेंट्स करे। अभी बताया, आप मुझे बताओ सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला मूवमेंट कौन सा था? अरे तो सत्याग्रह तो एक तरह का मूवमेंट है ना, तो सत्याग्रह ये एक मेथड है आपके पास में। तो इस सत्याग्रह में उन्होंने सबसे पहला कौन सा मूवमेंट किया था? सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण का, जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए किया गया था, ऑपरेसिव सिस्टम के अगेंस्ट आपके पास। दिस वाज डन इन 1917 आपके पास। सेम 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपके पास में एक आंदोलन किया था पीजेंट्स के लिए, क्योंकि वो पीजेंट्स की कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वो रिवेन्यू को, वो टैक्स को पे कर सके। तो दे वांटेड कि भाई हमारे पास में टैक्स को जो है वो वेव ऑफ किया जाए, हमें रिवेन्यू में रिलैक्सेशन दिया जाए बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्रॉप एपिडेमिक। एंड 1918 में अहमदाबाद में, गुजरात में आपके पास में इन्होंने एक मूवमेंट किया था कॉटन मिल टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनकी जो आपके पास में वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी और उन्हें चाहिए था कि भाई हमारी सैलरी में हाइक करो, हमारी सैलरी को जो है वो इंक्रीज करो। इसके बाद में आया आपके पास में रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो कि हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, जिसको इंडियन लीडर्स ने ओपोज किया है, खुल के इसका विरोध किया आपके पास में। दिस वाज पास्ड इन 1919 बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है वो इसको पास किया था 1919 में आपके पास में। और इंडियन मेंबर्स ने इसको खुल के अपोज किया था। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट आपके पास में ब्रिटिश सरकार ने ये अधिकार दे दिया था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट एनी एक्सिक्यूशन, विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल, आप उनको 2 साल की सजा, मतलब डायरेक्टली 2 साल के आपके पास में उनको जेल कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, according to this act, the political prisoners could detain could be detained for 2 years without trial, for 2 years prison विदाउट ट्रायल। कहते भाई बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में सामने प्रस्तुत करे, हम आपको जो है वो 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं फॉर एनी पॉलिटिकल प्रिजनर। पॉलिटिकल प्रिजनर कौन थे भाई? जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने बातों को व्यक्त कर रहे थे, उसकी एक्टिविटी जो पॉलिसीज है उनको नहीं मान रहे थे, वो सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। सो गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई वो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ओपोज करेंगे। और कैसे करेंगे? बाय सत्याग्रह, जिसके लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, कब? यस, 6 अप्रैल 1990 को गांधी जी ने लॉन्च किया एक सत्याग्रह जिसे कहते हैं हड़ताल। Gandhiji launched a nationwide satyagrah
विद अ हड़ताल, एक हड़ताल के साथ इन्होंने एक सत्याग्रह को जो है वो लॉन्च किया। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस सत्याग्रह में आपके पास में कई सारी रैलीज कराई गई, अलग अलग सिटीज में रैलीज कराई गई, वर्कर्स को स्ट्राइक पे भेजा गया, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो आपके पास में अलग अलग वर्कशॉप्स में लोग काम कर रहे थे, रेलवे वर्कशॉप्स में लोग काम कर रहे थे आपके पास में, शॉप्स में लोग काम कर रहे थे आपके पास में, उनको स्ट्राइक पे भेजा गया। इसके साथ ही लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड। जब इस तरह का विद्रोह देखने लगी ब्रिटिश सरकार, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकल लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो इस मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। इवन गांधी जी पे एक बैन लगा दिया गया कि भाई गांधी जी जो है वो दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो दिल्ली में आएंगे तो वो जो है वो लोगों को भड़काएंगे। तो कहते हैं भाई गांधी जी दिल्ली में नहीं आ सकते। फाइनली 1919 में 10 अप्रैल को पुलिस ने जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था अमृतसर में, जिसको हम जलियांवाला बाग मास्कर से जानते हैं, वो मास्कर को अंजाम दिया, जिसके अंदर मार्शल लॉ भी इम्पोज किया गया था अमृतसर के अंदर। सो व्हाट वाज दिस एक्ट? दिस वाज एन एक्ट व्हिच वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल which gave British government enormous power to repress political activities। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था आपके पास में कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई थी किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, जिसमें क्या था आपके पास, दिस अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर अप टू 2 years। कहते हैं बिना कोर्ट में उनको प्रस्तुत करे आप 2 साल के लिए उनको जेल की सजा सीधा दे सकते हैं आपके पास में। एंड व्हाट डज गांधी जी वांटेड? गांधी जी और उनकी तरह और भी जितने भी लीडर्स थे जो इसको अपोज कर रहे थे, वो चाहते थे कि इस रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया जाए। क्या किया जाए? रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक सत्याग्रह लॉन्च किया दैट स्टार्टेड विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, जो कि काफी वाइडली आपके पास में स्प्रेड हुआ कंट्री वाइड। आगे कराऊंगी या इतना बहुत है? याद रहेगा, पढ़ के आना है और डाउट लेके आना है।